हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एमटी मैथ में पर स्वागत है। तो उम्मीद है आप सभी को मेरी पिछली वीडियो जिसमें हमने किया था कक्षा 10वीं विषय गणित की प्रश्नावली 1.1 से पहले, यानी कि इसका जो पार्ट 1 है वास्तविक संख्या है, उसका जो है परिचय वो मैंने बताया था पिछली वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर देख लीजिए, क्योंकि आप ये पहले देखोगे तो ये समझ में नहीं आएगा, इसलिए इससे पहले आप जो है पहले वाली वीडियो देखिए परिचय वाली, ठीक है। तो आज हम जो है प्रश्नावली 1.1 को जो है सोल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो इसका जो प्रश्न नंबर 1 है वो देखिए आप कुछ इस प्रकार से है कि प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, है ना। तो ये जो है प्रश्नावली ये प्रमेय 1.1 के जैसा ही है ना, कि भाई प्रत्येक भाज्य संख्या को छोटी छोटी अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। तो हमें काम करते हैं, चलो ठीक है। इसमें क्या बोला है, हमें संख्या दे रखी है, तो अब हमें उन्हें मतलब जो संख्या दे रखी है उनको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। तो चलो पहला सवाल है अपना क्या है भाई, चलो एक मिनट आपको थोड़ी साइड में रख देते हैं, है ना। अब इसका आंसर जो है वो कुछ इस प्रकार से है, आंसर नंबर फर्स्ट, ठीक है। पहला जो क्या है भाई 140। अब 140 का जो है हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। चलिए भाई अभाज्य गुणनखंड जब हम इसका करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से होगा। सबसे पहले 2 की टेबल देंगे, है ना। यहाँ पे 2 7 14 और ये 0 2, यहाँ पे 35, है ना। इसके बाद 5 ये 7 और ये 1, ठीक है। अब इसको जो है हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं कि भाई ये जो 114 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, ठीक है। ये हमारा पहला जो आंसर आ चुका है। अब इसी के साथ हम जो है दूसरा सवाल करेंगे, फर्स्ट वाले का ना। फर्स्ट का जो दूसरा है क्या है 156। अब 156 में कुछ इस प्रकार से है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप एक चीज़ देखिए कि भाई जब भी कभी ऐसा सवाल आए तो हमें सम या विषम संख्या देखनी है, ताकि मैं सोल्व करने में आसानी हो। तो सम होगी तो 2 से विभाज्य होगी, तो देखो सम है। अब देखो सम होने की क्या पहचान बताई थी मैंने परिभाषा में, तो उस परिभाषा में सम होने की वो पहचान ये है कि भाई किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 2 4 6 8 इनमें से अगर कोई हो तो वो जो सम संख्या कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पर 6 है तो ये सम संख्या होगी, इसके बाद 2 से विभाजित ये होगी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 2 7 14 2 8 16, ठीक है। 2 7 14 2 8 16, ठीक है। यहाँ पे फिर ये 2 से जाएगी, है ना, तो ये अपनी हो जाएगी 39, ठीक है। फिर 3 से चलेगी, फिर ये 13 आ जाएगी। तो इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि 156 जो है उसको हम कैसे लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, ठीक है। अब हम जो है आगे वाला सवाल करेंगे। तो देखो आगे वाला जो सवाल है वो क्या है, वो है मेरे को तीसरा, यानी कि 3 8 2 5 3825। 3825 का जो है कुछ इस प्रकार से है कि सबसे पहले हम इसको जो है 3 से करके देखेंगे। चलिए 3 से करके देखते हैं, क्योंकि ये 2 से तो होगा नहीं, क्योंकि तो 5 आ गया, है ना, ठीक है। तो 3 एकम 3 3 एकम 3 3 दूना 6 3 एकम 3 3 दूना 6 और यहाँ पे 2 3 7 21 3 पंजे 15, है ना। कोई दिक्कत ही नहीं, वापस 3 से जाएगा ये 3 चौके 12 3 दूना 6 और 3 पंजे 15। अब अपन 3 से करके देखेंगे, नहीं 3 से नहीं जाएगा तो अभी 5 से जाएगा, तो 5 8 40 और ये 5 25, ठीक है। अब आ गया। इसके बाद जो है इसके बाद अपना होगा यहाँ पे होगा अपना वापस 5 से 5 एकम 5 5 एकम 5 और ये 5 7 35, तो ये वापस कितना 17 का 17 से जाएगी। 17 एक अभाज्य संख्या है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 3825 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो इस प्रकार होगा 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17, है ना। ये अपना आंसर हो चुका है। देखिए कितना इजीली अपना जो आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत ये ही नहीं, कोई दिक्कत है तो मैं बैठा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर अगला सवाल जो है वो कुछ इस प्रकार है 5005। चलो इसको उठाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जो दिखाई दे रहा है वो देखते हैं कि भाई देखो ये 2 से विभाजित होगा नहीं, क्योंकि भाई 2 से विभाजित होगा तो वो 0 2 4 6 8 मैं वापस वही गीत गा रहा हूँ। चलो ठीक है गीत नहीं गाता हूँ, लेकिन आप ध्यान रखना, देखो वो बाद में शुरू में बताता है। देखो अब अपन एक काम करते हैं कि भाई 3 से करते हैं, तो 3 से जब तुम करोगे तो 3 से जो है इसका नहीं आ पाएगा। चलो 5 से करते हैं, है ना। 5 से जब करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार आएगा, है ना भाई। 5 से करेंगे तो फिर इसके बाद देखो 5 इसमें 5 में जाएगा नहीं, 7 से करके देखते हैं। 7 से जब अपन करके देखेंगे तो 7 एकम 7 7 एकम 7 फिर जाएगा ऐसे करके 7 चौके 28 7 चौके 28 7 तिया 21, फिर कैसे जाएगा 11 से 11 एकम 11 11 एकम 11 और 11 तिया 33, फिर कितना बचा 13 13 का 13 में ही जाएगा। तो अपने पास जो संख्या है 5005, हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, ये अपना आंसर हो चुका है, ठीक है। कोई दिक्कत ही नहीं अपने को, है ना। अब इसके बाद अगला सवाल जो है वो क्या आता है भाई 7429, है ना, 7429। तो चलिए 7429 का जो है हम करेंगे। तो देखो इसका अपन देखते हैं तो ये कितना क्या सकता है, ये तो कोई बड़ी संख्या से आएगा ना, तो चलो 15 से भी नहीं जाएगा, चलो 17 से करके देखते इसका ना। तो 17 17 17 दून 34 34 कौन सा 68 17 बजे 17 चौके 68 17 चौके 68 जब अपन करेंगे तो 17 17 68
68 यानी 6, 17 51, 17 119 है ना। अब इसके बाद जो है ये 17 से वापस जगह करना है, 17 से नहीं जाएगा, ये जाएगा 19 से, 19 जगह 19 57, 19 2 38, 19 2 38 है ना, 19 2 38 और 19 3 57, तो यह आ जाएगा अपना 23 का 23। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो 7429 है, हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं कि भाई 17 गुणा 19 गुणा 23, ये अपना आंसर हो चुका है। और इसी के साथ अपने जो है ये वाला आंसर है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप चाहते इसे पूरा विस्तार से लिख सकते हो, इसको 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें कोई वो नहीं है, अपना आंसर आ गया ना, बस कोई बात नहीं। ठीक है, अब हम पहले सवाल के सारे कर चुके हैं। इसी के साथ अब आपको दूसरा सवाल दिखा देता हूँ। दूसरा सवाल जो है कुछ इस प्रकार से है कि ये बोल रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों, युग्म यानी जोड़े है ना, जोड़े का मतलब 2 चीज़ें आती है उसमें। तो पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF × LCM। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कि भाई HCF और LCM जो है उन दोनों संख्याओं का होगा जिनका गुणनफल जो है वो इनके बराबर होगा, HCF और LCM के बराबर गुणनफल। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल जो है देखते हैं भाई वो क्या है। पहला सवाल हम देखेंगे, देखिए थोड़ी सी किताबें पढ़ी हुई अपनी, खैर कोई ना। तो यहाँ पर जो है आंसर नंबर हम करेंगे दूसरे का पहला। वह में 2 संख्या कौन कौन सी दे रही है, 26 है ना और 91। तो देखो अपन डायरेक्टली अपन आंसर करें तो देखो अब आपको जो है, अब मैं इसके आवाज़ गुणनफल निकालूंगा, इसमें टाइम ज़्यादा हो जाएगा आपका वेस्ट। तो अपने काम करते हुए 26 का जो आप करके देखना, ये इसका आएगा कि भाई 2 से करेंगे तो इसका 13, 13 दूना 26 और इंटू में आप 1 भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, हाइट भी हो जाएगा। और इसका जो है इसका आएगा 7 गुना 13। ठीक है, अब आप इसका जो है HCF निकालोगे ना, HCF ऑफ 26 ये 91 यानी 26 और 91 जो HCF हम निकालेंगे। तो HCF क्या होता है भाई संख्याओं में उभयनिष्ठ गुणनफल की सबसे छोटी घात। अब इन दोनों में से कॉमन कौन आ रहा है, उभयनिष्ठ 13 आ रहा है भाई, 13 आ रहा है, इसकी छोटी घात क्या है, इसमें भी एक घात इसमें भी घात है, तो इसकी एक घात होगी, यानी हम ये कह सकते हैं 13, इसका HCF आ गया। अब बात करते हैं हम LCM की। LCM की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे 26 और यहाँ पे 91। ठीक है, तो LCM 26 और 91 का जो है क्या आएगा, तो देखिए ये कुछ इस प्रकार से आएगा कि देखो सबसे पहले जो आ रहा है उसको लिख लो, यहाँ पर 2 आ रहा है भाई, चलो भाई 2 लिख लिया, क्या आ रहा है भाई 7 भी आ रहा है, ये लो भाई 7 भी आ रहा है और 13 भी आ रहा है। देखिए अधिकतम घात एक ये सबकी, तो इन सबको जो अपन इंटू करेंगे तो देखो 2 7 14 गुणा 13, अब इनको इससे इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 182। तो आप यहाँ पे देखेंगे भाई इसका HCF जो है 13 आया और LCM जो है 182 आया। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। अब देखिए अब अपने को भाई HCF और LCM तो क्या कर लिया, अब इनकी जो है जाँच करेंगे हम। तो जाँच जो है कुछ इस प्रकार है कि भाई जाँच करने के लिए भाई यहाँ पे लिख देंगे कि भाई जाँच करने पर, जांच करेंगे, जांच करने पर तो जांच जो है कुछ इस प्रकार से होगी कि भाई अपना सूत्र क्या कहते हैं, 2 संख्या गुणनफल बराबर HCF और LCM क्या है ना। तो दोनों संख्याओं को गुणनफल देखते हैं भाई, दोनों संख्या गुणनफल कुछ इस प्रकार 26 गुणा 91 जो कि क्या हो जाएगा अपना इतना हो जाएगा देखो 2366। ठीक है, अब आप एक चीज नोटिस करना भाई, इनका गुणनफल तो ये आ चुका है ना भाई, इनका जो गुणनफल है वो किसके बराबर होता है भाई, इनका गुणनफल किसके बराबर होगा, उनके HCF और LCM के बराबर होगा ना। तो भाई क्या होता था कि भाई 2366 जो है वो किनको होना चाहिए भाई, इसके HCF ऑफ 26 और 91 गुणा LCM ऑफ 26 और 91। आगे समझो, अब इसके बाद जो है भाई यहाँ पे 2366 आ जाएगा ना। अब इनका HCF और LCM जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए 13 गुणा 182, जब हम इसको इससे गुणा करेंगे तो इसका आंसर जो है वो आएगा 2366। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसका LHS जो है वो है किसके, RHS के बराबर है ना। तो यहाँ पर ये नियम सत्यापित होता है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ यह नियम सत्य है इस सवाल के लिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से हम आगे वाले जो सवाल है वो इसके ऐसे हल करेंगे। ठीक है, दूसरे का दूसरा 510 है ना और ये 92, 510 और 92 जो अपना बाजी गुणनखंड जो करेंगे तो ये अपना होगा 3 नहीं, ये 2 से भी जाएगा ना, तो 2 से करके देखेंगे तो ये अपना जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, हाँ ये होगा। और 92 का जो है 2 गुणा तो देखिए इसका आएगा अपना 2 गुणा 23। ठीक है, अब अपन इसका जो है निकाल लेते हैं HCF 510 92 का। जब अपन HCF जो है निकालेंगे तो HCF क्या होता है भाई, इन दोनों में जो है कॉमन आएगा ना। तो इन दोनों में कौन कॉमन आ रहा है भाई, चलो भैया हम कहेंगे भाई 2 भी कॉमन आ रहा है भाई है ना, 2 भी क्या 2 ही कॉमन आ रहा है, वो आ ही नहीं रहा है। चलो ठीक है, तो 2 की क्या करनी है, न्यूनतम घात है ना, यहाँ पे 2 की घात 1 है, यहाँ पे 2 की घात 2 है। चलो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे 1 की घात करके इसको जो है हम ऐसे लिख देते हैं 2 की घात 2 गुणा 23।
अगर 2 की घात 2 है, 2 की घात 1 है, तो कम वाली घात लेंगे तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। लेकिन एचसीएफ जो ये आ गया वो अपन करेंगे एलसीएम ज्ञात, है ना। तो 510 को 92 जो है वो क्या हो जाएगा अपने पास, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है भाई, 3 आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 17 भी आ रहा है और 23 भी आ रहा है। अब इनमें जो अधिकतम घात होगी वो लेंगे काम में। देखो 2 की घात 1 है और इसमें 2 की घात 2 है, तो चलो 2 की घात 2 काम में ले लेंगे। यहाँ पे 3 है तो 3 की घात कितनी आ रही है, 3 की घात 1 ही आ रही है, 5 की घात 1 आ रही है, 17 की घात, सब की घात 1 आ रही है ना। तो इनका जब अपन इंटू करेंगे तो ये आएगा अपना ठीक है। अब इसकी जो है कितना आंसर आएगा इसका आंसर आएगा 23,460, ठीक है। ये अपना आ चुका है। अब इसका अब यहाँ देखेंगे बात 510 और 92 का जो एचसीएफ है वो कितना है 2, है ना। और एलसीएम जो है वो कितना है 510, 92 का जो एलसीएम है वो क्या है 23,460 आया, ठीक है। चलिए अब हम आगे इसको करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है दो संख्याओं को, अब देखो अपना एचसीएफ और एलसीएम आ गया इन संख्याओं का ना, तो हम ये क्या करेंगे कि भाई अब इनकी जांच करेंगे। तो जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, जांच करने पर, है ना, तो जांच जो है वो कैसी होगी भाई 510 गुणा 92, जो कि बराबर जो है किसका होना चाहिए भाई, ये बराबर जो है किसका होना चाहिए अपने एचसीएफ ऑफ 510 को 92, है ना। और एलसीएम जो है वो इन दोनों का होगा 510 और 92, है ना भाई, ये चीज़ है। इन दोनों का जो गुणा करेंगे तो अपना आंसर आएगा 46,920, ठीक है। इसी के साथ अपना जो अब देखिए, अब आप एक चीज़ देखेंगे, ये तो है अपना LHS, है ना। और यहाँ पर जो है HCF देखिए, अब आप एक चीज़ नोटिस करना कि HCF इसका क्या आया था 2, है ना। और LCM जो है वो देख लेते एक बार कितना है भाई, LCM अपना आया था 23,460, तो 46,920 जो है ये इसका, इसको इसे गुना करेंगे तो चलो इसको कराते हैं, तो इसका आएगा अपना 0 2 फिर यहाँ से लगी फिर 9 6 4। तो आप देखेंगे LHS बराबर RHS है ना, LHS बराबर RHS, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि भाई हाँ यहाँ भी ये नियम सत्य होता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसी के साथ दूसरे का तीसरा जो है हम देखते हैं भाई, दूसरे प्रश्न का जो तीसरा है क्या है भाई 336 और दूसरा क्या है 54। तो 336 का जो है वो कुछ इस प्रकार होगा कि 2 की घात 4 गुणा 3 गुणा 7, है ना। और इसका जो है आएगा कुछ इस प्रकार से 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद जो है हम क्या करेंगे भाई, इसका HCF जो है ज्ञात करते हैं। तो ये देखिए 336 को 54 यानी 336 और 54 जब अपन ऐसे ज्ञात करेंगे तो कुछ इस प्रकार से होगा। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है भाई, 2 कॉमन आ रहा है, उसके साथ कौन कॉमन 2 और इसके साथ कौन आ रहा है 3 भी आ रहा है भाई। तो इनमें देखिए 2 है, अब 2 की सबसे न्यूनतम घात, सबसे छोटी घात क्या है भाई 1 है, यहाँ पे 1 लिख दिया। इसमें कितनी आ रही है 1 घात आ रही है, इसमें 3 आ रही है, दोनों में छोटी कौन है 3, चलो अपन 3 लेते हैं। तो 2 की घात 1 यानी 2 दिया 6, इसका जो HCF आ गया। इसी तरह से इसका LCM जो अपन निकालते हैं, LCM 336 और ये 54, है ना। अब LCM निकालेंगे, देखिए अब इसमें कौन कौन आ रहा है, वैसे तो पहले 2 आ रहा है, 3 भी आ रहा है, इसके साथ कौन आएगा 7 भी आ रहा है। मगर हम यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करेंगे कि भाई पिछली बार हमने HCF के अंदर हमेशा छोटी घात काम में लेनी है, किसकी लेंगे जो कॉमन होगा उभयनिष्ठ होगा, और LCM में सबकी घात लेनी है, लेकिन कौन सी लेनी बड़ी जो जा रहा है इसमें अभाज्य गुणनफल, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे कि भाई 2 की बड़ी घात लेनी है, यहाँ पे 1 4 है तो 4 घात अपने काम में लेंगे। यहाँ पे 3 की घात 1 है, 3 की घात 3 है तो 3 की घात 3 काम में लेंगे। यहाँ पे 7 की घात 1 है तो 7 ही लेंगे काम में, कोई दिक्कत ही नहीं। जब हम इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 16 और ये 27 गुणा 7, ठीक है। अब जब हम इसको गुणा कराते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से होगा। तो देखिए अब जब हम इसको गुणा करेंगे तो इसका जो आंसर है वो कितना आएगा भाई 3024, ठीक है। अब हम वही जांच वाला प्रोसेस करेंगे। तो जांच वाले प्रोसेस में ये कहता है कि भाई इन दोनों संख्या गुणनफल है ना, तो इसके अनुसार 336 जो है इसका गुणा होगा 54 से, है ना, जो कि बराबर किसको होना चाहिए इन दोनों के HCF, है ना, 336 और 54 के, तो गुणा में है इनका LCM जो कि होगा 336 और 54 का, ठीक है। अब इसको इससे जब गुणा करेंगे तो इसका आंसर जो है कुछ इस प्रकार से आएगा भाई 18,144, ठीक है। और यहाँ पर HCF जो कितना निकल गया 6 और इसका आएगा 3024, यहाँ पे 144 और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो 144 यानी 18,144 और 18,144। हम यहाँ पे पाएंगे कि भाई दो संख्या को जो गुणनफल है वो उनके ऐसे और LCM गुणनफल के बराबर आ रहा है। हम ये कह सकते हैं कि भाई लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। तो यहाँ भी नियम सत्यापित होता है, यहाँ भी यह नियम सत्य है, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें ना। अब इसी के साथ जो है हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल अब तो क्या है, किताब की बारी आगे चलो वही विद्या माता भाई। प्रश्न नंबर 3 जो है वो क्या कह रहा है कि भाई अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो हमें ये संख्या दे रही है कि इनका LCM और HCF जो हमें ज्ञात करना है। तो चलिए पहले सवाल की ओर जब हम आगे बढ़ते हैं तो वो कुछ इस प्रकार से होगा
कि भाई आंसर नंबर 3 का जो फर्स्ट वाला है वो क्या है भाई, अपने क्या क्या संख्या दे रखी है, एक तो 12 दे रखी है, एक 15 और एक 21 दे रखी है। तो ठीक है, अब जब हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से होता है 2 की घात 2 गुणा 3, यानी ये हम कह सकते हैं 2 की घात 2 कितना होता है 4, 4 या 12 है ना। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, देखो ये मैं बार बार नहीं बताऊंगा क्योंकि ये तो आप कैलकुलेशन जो आप खुद करनी चाहिए ना। यहाँ पे 3 की घात 1 इंटू 5 की घात 1, ठीक है, और हो जाएगा 3 गुणा 7, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। अब इसमें हम एक बात याद करेंगे भाई, HCF इनका जब अपन निकालेंगे तो कितना होगा भाई 12, 15 और 21 का जब HCF अपन निकालेंगे तो देखो सबसे पहले क्या है HCF यह बोलता है कि भाई इन तीनों में क्या चीज़ को उभयनिष्ठ जो है आ रही है। तो भाई इन सबके अभाज्य गुणनखंड में एक ही उभयनिष्ठ अंक आ रहा है, वो क्या है 3। अब इसकी सबसे कम घात यानी यहाँ पे एक यहाँ पे गए थे तो एक ही जो इसकी घात काम लेंगे तो इसका HCF जो है हम कह सकते हैं इसका HCF आएगा 3, ठीक है। इसी के साथ जब अपने इसका LCM जो है वो हम निकालते हैं तो क्या आएगा 12, 15, 21 का LCM। देखिए यहाँ पर कौन कौन आया, 2 आया, 3 आया और 5 आया और 7 आया, है ना। अब यहाँ पर देखिए अधिकतम घात कितनी आ रही, 2 की 2 आ रही है, और यहाँ पर कितनी है 3 ही चल रही है समय एक, और यहाँ पर 5 सबकी एक ही घात चलेगी, ठीक है। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसका आएगा 420, यानी हम कह सकते हैं कि इसका LCM जो है वो कितना है 12, 15, 21 का जो LCM है वो कितना है 420, और HCF जो है वो कितना है 3। बस इतना ही है। इसी तरह से अगले वाले क्वेश्चन को जब हम सोल्व करेंगे तो वो क्या है भाई तीसरे का दूसरा सवाल जो वो क्या है 17, 23 और 29। 17 का जब हम गुणनखंड करते हैं तो कुछ इस प्रकार से होता है 1 गुणा 17 या 17 गुणा 1, बात एक ही क्रम में चलती है गुणन में। तो वैसे भी आपने इसी नोटिस किया कि इसके अभाज्य गुणनखंड में हम एक ही काम के ले रहे हैं क्योंकि ये ऑलरेडी एक तीनों की तीनों अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इसके अभाज्य गुणनखंड आ गया, तो अब हम एक काम करते हैं इसका HCF जो निकालते थे भाई 17, 23 और 29 का जब अपन HCF जब अपन निकालेंगे तो क्या होगा भाई इन सब में कौन कॉमन आ रहा है, एक कॉमन आ रहा है, लेकिन कितनी है एक ही, वैसे तो एक ही कितनी भी एक ही आता है, इसका आंसर कोई दिक्कत नहीं है। और इसका LCM जो अपन लेंगे 17, 23 और 29, इसका जो LCM जो है वो हम लेंगे तो देखो क्या आता है। सबसे पहले इन सब में जो आ रहा है वो देखेंगे एक बार, तो इन सब में क्या आ रहा है एक आ रहा है 17, 23 और 29, इन सबको जो गुणा कराते हैं तो अपना आंसर आएगा 17 गुणा 23 गुणा 29 गुणा 1 जो आएगा 11,339, ठीक है। तो इसका HCF जो है 1 आ गया और इसका LCM क्या है 11,339, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है सवाल नंबर तीसरा, यानी तीसरे का तीसरा सवाल क्या है भाई 8, 9 और 25, ठीक है। अब 8 का जो गुणनखंड करेंगे तो आएगा 2 की घात 3 गुणा 1 या 1 गुणा 2 की घात 3, बात एक ही, 3 की घात 2 गुणा 1, 5 की घात 2 गुणा 1, ठीक है। अब इसका निकालेंगे हम HCF 8, 9 और 25। HCF जब निकालेंगे देखिए आप एक चीज़ इसमें कॉमन जो है क्या है एक ही चीज़ आ रही है, 1 की घात 1 जो क्या आ जाएगा 1, अपना आंसर हो गया। और LCM जो है वो अपन निकालेंगे तो ये 8, 9 और 25, ठीक है। अब देखिए इसमें कौन कौन आ रहा है, 1 आ रहा है भैया, है ना, और ये 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 5 आ रहा है। इसके अधिकतम घात यानी 2 की घात 3 आ रही है, 3 की घात 2 आ रही है, 5 की घात 2 आ रही है। जब हम इसको इंटू करेंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा कि भाई 1 से इंटू 8 गुणा 9 गुणा 25, है ना। तो इसका LCM जो है वो कुछ इस प्रकार से आएगा 8 इंटू 25 यानी 1800, 1800, ठीक है। ये इसका आंसर आ चुका है। अब देखिए अब आगे का जो सवाल है सवाल नंबर 4 क्या कहता है भाई HCF हमें दे रखा है 306, 657, दो संख्याएं हैं अपने पास, इसका HCF जो है क्या है 9 और LCM हमें ज्ञात करना है, ठीक है। सबसे पहले आप जो है इस सवाल में आप देखिए दिया है, सबसे पहले हम ये काम करेंगे दिया है, क्या दिया है भाई HCF दे रखा है किन्हीं दो संख्याओं का, कि भाई वो दो संख्या कौन सी 306, 657, कितना है 9, और हमें ये पूछ रहा है कि LCM जो है वो 306, 657 क्या है ना। तो देखिए अब आप जानते हैं भाई हम क्या करेंगे, इसको हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM, और LCM और HCF में आपको वापस बता रहा हूँ किनका होगा, इन दोनों संख्याओं का जिनका गुणनफल बराबर बता रहा है ना। तो दोनों संख्या कौन सी अपने पास 306 और 657, इन दोनों गुणनफल करते हैं चलो ठीक है 306 गुणा 657, ठीक है, आगे कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर HCF जो है वो क्या है भाई, इसका कहने का मतलब ये वो भी HCF जो है कौन सी संख्या होगा 306 और 657 का, है ना भाई 306 और 657 का।
और गुणा में जो है LCM है वो भी किसका है 306 और 657 का। अब देखिए यहाँ पर हम एच लेंगे है ना, इसका HCF जो है हमें कितना दे रखा है भाई 9 दे रखा है, और इसके गुणा में कौन है भाई LCM भी कितना है 306 657। यहाँ पे 9 गुणा कर दिया जाएगा क्या करके डिवाइड, या फिर हम एक काम करते हैं दोनों पक्षों में 9 का डिवाइड लगा देंगे ना, 9 के जो डिवाइड लगेंगे तो हम ये पाएंगे कि 9 के जो डिवाइड लगाते हैं तो हम ये पाते हैं 306 गुणा 657 डिवाइड बाई 9, ठीक है। और यहाँ पे कितना बचा भाई LCM 306 और 657। अब इसको इससे जो काटेंगे तो देखिए क्या करता है, ऐसे कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकता है। देखिए मेरे को 9 3 27 9 3 27 और 9 चौके 36 यानी 657 गुणा 3 34 है ना, और किसके बराबर चल रही है LCM जो है 306 657, ठीक है। अब हम इसको गुणा करेंगे तो इसका गुणनफल जो है वो क्या आएगा, वो ये आएगा, एक मिनट, ये आएगा अपना। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे, इन दोनों का जो गुणनफल है वो ये होगा, इनका गुणनफल आएगा 22,338। तो हम ये कह सकते हैं कि अतः इनका जो LCM है किसका 306 और 657 का क्या आएगा भाई 22,338। ये अपना आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसके साथ अपना आगे का जो सवाल है वो क्या है भाई, आंसर नंबर 5 यानी क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 हमें ये बोल रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त होती है ना, ये हमें सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसका जो आंसर है वो क्या है कि भाई यदि किसी है ना, यदि किसी संख्या n के लिए n में से कोई मान है, n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त होती है तो वह अवश्य 5 से विभाज्य होगी, है ना। अब देखिए सी बात है भाई, अगर इसका जो मतलब ये बोले भाई यदि किसी संख्या n के लिए संख्या या मान मान लो इसको, ये जो यदि किसी मान n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त होती है तो वह 5 से विभाज्य होगी। पहले इस चीज को समझ जाओ, 5 से विभाज्य होगी, इसका मतलब तो ये है कि भाई यहाँ इसके जो अभाज्य गुणनखंड में संख्या 5 आएगी, भाई ये कहना चाह रहा है ना। तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं, अर्थात होगा यानी 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंडन में अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए, ठीक है। मैं इसमें अभाज्य संख्या जो है 5 आनी चाहिए। तो अब हम यहाँ पर एक चीज देखेंगे कि भाई ये संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। आपके मन में सवाल आएगा कि क्यों नहीं है भाई, क्योंकि जब आप अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 6 की घात n है, तो 6 की घात n को कैसे लिख सकते हैं। देखिए आपने कभी ये नियम पढ़ा होगा कि भाई a इंटू बी की घात अगर m हो तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a की घात m इंटू बी की घात m, कोई दिक्कत नहीं इसमें, है ना। तो अब 2 को हम कैसे 6 को कैसे लिखते हैं, 2 गुणा 3 की घात n, तो यानी 2 की घात n गुणा 3 की घात n, कोई दिक्कत है नहीं, है ना। तो हम यहाँ पे एक चीज नोटिस करेंगे कि भाई यहाँ पर अब देखिए इसके 6 की घात n के गुणनखंड में या तो 2 आएगा या 3 आएगा, जो कि आने के चाहिए था 5, ये तो गलत बात हो गई ना भाई। तो हम इसको पहले उसमें थ्योरी में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए इसी कारण अब यहाँ पर हम लिखेंगे, इसी कारण 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंडन में केवल अभाज्य संख्या 2 तथा 3 ही आ सकती है, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि भाई अंक गणित हमने जो पढ़ा है उसके आधार पर लिखेंगे हम, ना कि भाई हम ये कहेंगे कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता क्या होती है, अद्वितीय मतलब 2 या 3 ही हो सकती है इसकी 6 की घात n के गुणनखंड में, यानी 2 और 3 के अलावा और कोई इसका गुणनखंड हो ही नहीं सकता है। हमें देता ये अंक के आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता हमें
निश्चित कराती है कि 6 की घात n के गुणनखंडन में 2 तथा 3 के अतिरिक्त और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। इसलिए ऐसी कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त होगी। ठीक है, देखिए थोड़ा सा थ्योरिकली है, बट आप इसको अच्छे से समझेंगे ना तो इसमें थ्योरी आने की जरूरत ही नहीं रहेगी। आई समझ में, इसको 2 से 3 बार अच्छे से पढ़िएगा, वापस ये रिपीट कीजिएगा ताकि समझ में आ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल नंबर 6। तो देखिए अब यहाँ पर जो है छठा सवाल क्या बोलता है, इसका प्रश्न संख्या 6, व्याख्या कीजिए। व्याख्या करना है, सिद्ध करना, मतलब हमें समझाना है। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और संख्या 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 जमा 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। अब हम ये बताते हैं कैसे। तो देखिए सबसे पहले हम संख्या पर फोकस करते हैं जो हमें दे रखी है। हमें क्या संख्या दे रखी है, पहली संख्या जो है वो किस प्रकार से दे रखी है कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, है ना, पहली संख्या ये है। तो आप एक चीज़ देखेंगे भाई, इन सब में अब एक काम करिए। अब हम एक काम कर सकते हैं, चाहे इनको एक साथ गुणा करके फिर कर सकते हैं, बोर्ड में कर देंगे ना। तो यहाँ पे मेरा दिमाग जो कुछ ये कहता है कि भाई चलो हम थोड़ा शॉर्टकट आजमाते हैं। तो शॉर्टकट जो कुछ कर वो यहाँ पर एक चीज़ देखिए, इसको यहाँ पे प्रथम पद है फिर दूसरा पद है, क्योंकि इन दोनों बीच में योग है ना। तो भाई इसको अपन एक मान लेते कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पहला पद है, दूसरा पद, तो पहले पद में क्या कॉमन आ रहा है, 13 उभयनिष्ठ आ रहा है, दूसरे पद में 13 उभयनिष्ठ आ रहा है। तो दोनों पद से अपन 13 उभयनिष्ठ वो लेने पर ना, दोनों पदों से 13 उभयनिष्ठ लेने पर हम ये पाते हैं कि भाई यहाँ कौन बचा भाई 7 गुणा 11, यहाँ पर कितना जमा का चिन्ह है और एक बच गया, है ना। यहाँ पर 13 और 1 गुणा 11 77 जमा 1 जो कि कितना हो जाएगा 13 गुणा 78। 13 गुणा 78 जो है वो कितना होता है भैया, ये होता है 1014। ठीक है, अब इसी के साथ हम दूसरी वाली संख्या पर जब हम फोकस करते हैं तो दूसरी वाली संख्या जो है क्या होती है, इसकी दूसरी वाली संख्या देखते हैं 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। तो यहाँ पे जो है आप एक चीज़ देखेंगे कि भाई यहाँ पे प्लस के लेफ्ट वाला साइड पहला पद, राइट वाला दूसरा पद। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में एक चीज़ कॉमन आ रही है, वो जो है वो ये चीज़ है 5। अब 5 के अलावा इधर कौन बचा, 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1। ठीक है, अब 5। अब जब इन सबको इंटू करेंगे हम तो इन सबका गुणा जो है वो क्या आएगा, 7 3 42 4 12 24 8 42 और 24 गुणा करेंगे तो 1008 प्लस 1 जो कि कितना आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर आएगा 5 गुणा 1009। अब इसको भी जब हम गुणा कराते हैं तो ये अपना आ जाएगा 5045। तो अब हम यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करेंगे कि पहली संख्या हमारी है 1014, दूसरी संख्या है 5। तो इसकी जो थ्योरी है वो आप खुद ही लिख सकते हैं, बना सकते हैं। तो देखो मैंने क्या बताया था कि भाई ऐसी संख्या जिसका अंतिम अंक 0 2 4 6 8 यानी कितना होना चाहिए 0 2 4 6 और 8 वो, है ना, तो वो जो है 2 से विभाज्य होगी। तो ये 2 से विभाज्य होगी, तो इसका अब देखिए अभाज्य संख्या मतलब भाज्य, ये कह रहे हैं भाई भाज्य संख्या क्यों है भाई, ये वाली और ये वाली संख्या वो भाज्य संख्या ही क्यों है, अभाज्य क्यों नहीं हो सकती। तो देखिए अभाज्य संख्या की परिभाषा मैंने बता दी है, आपने वीडियो में देखी तो वापस जाकर देख लेना परिभाषा वाली। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती हैं जिनमें जिसमें जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती हो। ठीक है, और जबकि यहाँ पर 2 से विभाजित हो रही है एक के अलावा भी। और यहाँ पर आप यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ पे 5 आ रहा है। अब जिस भी संख्या का अंतिम अंक यदि 5 हो तो वह अब निश्चित ही 5 से भी विभाजित होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इन दोनों को जो है ये 2 से हो रही है एक के अलावा और ये 5 से भी होती है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों भाज्य संख्या ही कहलाती है। ठीक है, अब इसी के साथ हम प्रश्न संख्या 7 जो कि हमारा अंतिम प्रश्न है इस प्रश्नावली का, प्रश्न संख्या 7 जो है क्या कह रहा है भाई, प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोने को 18 मिनट लगते हैं। देखिए सबसे पहले हम एक वृत्ताकार पथ बना लेते हैं, हमें जो कह रहे हैं वो बनाते हैं। एक वृत्ताकार जब हम पथ बना देंगे, चलिए वृत्ताकार पथ बनाते हैं। एक मान लो एक वृत्ताकार पथ है ना, ये इसका सेंटर पॉइंट है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। अच्छा,
मैदान इसके बीच में हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं, और इसके चारों ओर वृत्ताकार पथ है। हम पथ पर ही करेंगे क्योंकि पथ जहाँ पर है वहीं पे दौड़ रहे हैं बच्चे। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। भाई मान लो कोई लड़की है सोनिया, ये पॉइंट ए से स्टार्ट हुई, ये वाला पॉइंट ए है, यहाँ से स्टार्ट हुई और वहाँ पर से चक्कर लगा के एम आई, तो इसको जो है कितना लगा 18 मिनट, कोई दिक्कत नहीं। और इसके बाद ये क्या करें, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें और एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, ये देखना बड़ा सवाल, लेकिन बहुत ही छोटा सवाल है देखना। भाई ये सोनिया है, तो दूसरी लड़की एक और है, तो दूसरी लड़की नहीं, लड़का है रवि। अब सोनिया को 18 मिनट लगे, तो रवि, अब मान लो रवि भी जो है ए पॉइंट से स्टार्ट करेगा, यानी ये रहा रवि ए पॉइंट से स्टार्ट करेगा, रवि को कितने लग रहे हैं 12 मिनट। तो दिया है सोनिया को इस वृत्ताकार पथ का चक्कर लगाने में लिया गया समय बराबर 18 मिनट तथा इसी प्रकार रवि द्वारा लिया गया समय कितना पे 12 मिनट। तो ये दोनों एक ही साथ चलना प्रारंभ करते हैं, तो दीदी सी बात है दोनों साथ में चल रहे हैं, तो दोनों साथ में चल रहे हैं, तो इसका हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो आइए 18 और 12 का एलसीएम जो हम ज्ञात करेंगे तो कुछ इस प्रकार से होगा 18 और 12। 18 और 12 का जो एलसीएम जब ज्ञात करेंगे तो वो कुछ इस प्रकार से होगा कि, तो 18 और 12 का एलसीएम ज्ञात करते हैं, तो ये 18 को जो है कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं हम 2 गुणा 3 की घात 2, 2 की घात 1, 3 की घात 2। ठीक है, इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1। अब हम एक काम करते हैं, इसमें एलसीएम लेंगे अपन, है ना। तो एलसीएम ऑफ 18 और 12 का एलसीएम जो क्या आता है, एलसीएम बोलता है कि भाई इसमें प्रत्येक सभी पद आएंगे, 2 3 है, इसमें अधिकतम घात कितनी है, इसकी 2, इसकी 2, कितनी आ जाएगा 4 गुणा 9, कितना होगा 36 मिनट। तो अतः हम ये कह सकते हैं कि भाई उन दोनों को जो है एक साथ चलना प्रारंभ करे तो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने पर जो समय लगेगा वो कितना आएगा 36 मिनट। तो इसी के साथ हमारी प्रश्नावली 1.1 समाप्त होती है। और आपकी वीडियो कैसी लगी, अगर इस वीडियो में अगर आपको कोई डाउट हो, कोई सवाल नहीं आ रहा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ना। और कोई टॉपिक या कोई भी अगर चैप्टर कोई समझ में नहीं आ रहा तो आप हमें पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारा MT मैथ पॉइंट है प्यारा सा आपका चैनल, इसको सब्सक्राइब कीजिए और कीप सपोर्टिंग माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।